हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग संपूर्ण हिंदी व्याकरण को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके झारखंड सहायक आचार्य, महिला सुपरवाइज़र और सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये पेपर 1 के लिए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेपर 1 को क्वालिफाई करना कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आप आगे ही नहीं जा सकते हैं और पेपर 2 के एग्ज़ाम में आप बैठ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण। और ये पेपर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, शुरुआत से शुरू करते हैं, इसमें वर्ण से शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये 2 प्रकार के होते हैं। देवनागरी भाषा के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो देवनागरी भाषा के अंतर्गत टोटल 52 वर्ण आते हैं। स्वर वर्ण के में कितने चीज़ों को पढ़ना होता है? तो स्वर वर्ण में 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ये सारी चीज़ें आती है। दीर्घ स्वर में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ और औ की मात्रा आती है। प्लुत स्वर में ओम जैसे वर्ड्स आते हैं। व्यंजन, नेक्स्ट है व्यंजन स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर व्यंजन की सहायता ली जाए उसे व्यंजन स्वर कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग यानी कि क ख ग घ अंग ये सब आता है। ये कंठस्थ होता है। कहाँ से आता है ये सब? इसको कंठ से इसका उच्चारण होता है, कंठ से। उसके बाद च वर्ग है, च छ ज छ इया, ये तालु वर्ग से निकल करके आता है। नेक्स्ट है ट वर्ग है। ट वर्ग मूर्धन्य से उच्चारण होता है। ट वर्ग है, ये दंतव्य होता है, ये दंत के साथ उच्चारण होता है। और प वर्ग है जो कि होंठ से, जब प फ बोलते हैं तो दोनों होंठ के सटते हैं आपस में, ये होंठ वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर अब हम देखते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं। तो इसके इस प्रकार से 2 भेद होते हैं, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, तो अघोष में क ख च छ और कहने का मतलब है कि अघोष में सभी वर्गों के पहला और दूसरा शब्द ही, वर्ड ही लिया जाता है। जैसे क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, तो इसका पहला और दूसरा ही अक्षर लिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प फ का प फ, और ये जो 4 हैं, तालवी श, मूर्धन्य श, दंत श और फ, ये सब अघोष में कंसीडर होते हैं। अब सघोष को देखिए, इसमें सभी वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा आपका? जैसे कि यहाँ पर देखिए क ख ग, ग तीसरा हो जाएगा और बोला है चौथा, तो ग के बाद घ भी हो जाएगा। अंगा की गिनती नहीं करते हैं, इसलिए अंगा को हमने नहीं लिखा है। फिर च वर्ग से च छ छोड़ दिए, ज और झ। फिर ट वर्ग से ट ठ छोड़ करके
ड और ढ, फिर तवर्ग से त थ छोड़ करके द ध और न, क्योंकि इसका न कंसीडर होता है। इसके भी तीनों ले लिए हैं। उसके बाद ये एक्स्ट्रा है, य र ल व ह तथा सभी जितने सारे स्वर होते हैं वो सभी सघोष में गिनती होता है, सघोष में कंसीडर होता है। उसके बाद है प्राण मात्रा के आधार पर। इसमें प्राण मात्रा के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। तो ये अल्प प्राण है और नीचे महाप्राण है। इसमें सभी वर्ग के पहला, तीसरा तथा पांचवा, पहला, तीसरा तथा पांचवा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क, ग और अंग, च, ज और य, ट, ढ और न। तो सभी वर्ग की कितना, कौन कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या होता है, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। त, द, न, प, ब और म। उसके बाद ये य, र, ल, व तलाविश। महाप्राण में सभी वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है। सभी वर्ग का, कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का दूसरा पद और चौथा पद। जैसे कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग होते हैं, तो यहाँ पर आप पूरा नहीं लेंगे, यहाँ पर हम क के बाद ख और ग के बाद घ को लेंगे। इसी तरह च वर्ग में च नहीं, च के बाद छ और ज नहीं, ज के बाद झ लेंगे, ठीक है। और लास्ट में ये तलावी, श, मूर्धन्य, श, दंत, स और ह, ये सभी महाप्राण में कंसीडर होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन में ज़्यादा नहीं है, इसमें मात्र 4 ही हैं, य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन क्या है, जिसमें बोलने के साथ ही वो वर्ड समझिए कि गर्म हवा के साथ निकलता है, जैसे मूर्धन्य श, तलावी श, दंत श, है ना। तो इसको बोलने में थोड़ा लंबा सा साउंड जा रहा है, लंबा सा जा रहा है, उष्म आ रहा है, इसीलिए ये उष्म व्यंजन होते हैं। सिमिलरली संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, श, त्र, ज्ञ और छ से क्षत्रिय, ठीक है। इसके बाद हम लोग तत्सम और तत्वों की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तत्सम और तत्वों क्या होता है। तत्सम वो शब्द होते हैं जिसमें संस्कृत शब्दों को ज्यों का त्यों, कि किसी भी तरह का कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होता है, ज्यों का त्यों उठाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे जल, अग्नि, वृक्ष, वायु, दुग्ध। जैसे हम लोग दूध बोलते हैं ना, तो संस्कृत में दूध नहीं बोला जाता है, दुग्ध बोला जाता है, कमल, ठीक है। और तत्वों में हम लोग क्या करते हैं, इनके शब्दों को हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, अपने हिसाब से कर लेते हैं, ताकि हमें चीज़ें आसान हो जाए। तत्सम का डेफिनेशन है, इसमें संस्कृत के शब्दों के रूप बदल दिए जाते हैं। जैसे अग्नि को क्या कर दिए, अग्नि यहाँ था ना, अग्नि को हमने आग। होस्ट, होस्ट मतलब होंठ, होंठ। जल, जल को क्या किए, पानी। दुग्ध, दूध को बदल कर क्या कर दिए, दूध कर दिए। ये तत्सम में मिट्टी को मृतिका कहते हैं और तत्वों में मिट्टी। रचना के आधार पर वर्गों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 3 भाग हैं, 3 वर्ग हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो जो पहला रूढ़ है, रूढ़ शब्द कैसे शब्द होते हैं, वो सारे शब्द जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, इट मीन्स कि जिसका संधि विच्छेद न किया जाए, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रात, रात को तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। सुबह, सु जोड़ बह नहीं होगा, हाथ, हा जोड़ था नहीं होगा, ठीक है। आप इसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। जैसे शाम, तो सा जोड़ म, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, गलत हो जाएगा। तो जिनके खंडों को विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिनको खंड या विभाजित नहीं किया जा सकता है, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इससे आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। उसके बाद है दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनका संधि विच्छेद किया जा सके और जिनके सार्थक खंडों और टुकड़ों में विभाजित किया जा सके। जैसे
विदा जोड़ लय विद्यालय, अनु जोड़ प्रयुक्त अनुपयुक्त। तो ये बड़े शब्द थे, विद्या जोड़ आलय। इनके सार्थक खंड बनाए जा रहे हैं, इसीलिए इनको हम यौगिक शब्द में कंसीडर करते हैं। अब ये योग रूट क्या होता है? तो योग रूट शब्द जिन यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध हो उसे योग रूट शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंकज, पंकज कमल के लिए यूज होता है। गिरि जोड़ धर, गिरिधर किसके लिए यूज होता है? श्री कृष्ण के लिए। उसी तरह दशानन किसके लिए यूज होता है? 10 हैं आनंद जिसके, या 10 प्लस आनंद रावण के लिए यूज होता है। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूट शब्द कहते हैं। अब हम संज्ञा को डिस्कस करेंगे। चूँकि हमारा सेशन है कि संपूर्ण व्याकरण, तो उसमें संज्ञा भी आता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बारे में बताए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, दिल्ली, रामायण एक्सेट्रा। जातिवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पुस्तक, महल इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह को बताता है या किसी समूह का बोध करता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, दल, सेना इत्यादि। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, घी, दूध इत्यादि। नेक्स्ट और आखिरी है भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं एकता, बुढ़ापा, दुखी, आनंद, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वो सर्वनाम होते हैं। इनके 8 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला, स्पीकर, अपने लिए, श्रोता के लिए, सुनने वाला, लिसनर के लिए और किसी अन्य के लिए, थर्ड पर्सन के लिए करता है, वही पुरुषवाचक संज्ञा कहलाता है। पुरुषवाचक संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में मैं, मुझे, हम, हमें ये सब आता है। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुम्हें, आप ये सब आता है। और अन्य पुरुष में वह, उसे, उन्हें और वे, ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, यह यहाँ निश्चयवाचक है। वे मेरा मित्र है, तो ये वो मेरा मित्र है, ये यहाँ पर निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यूज क्या होता है? इसका प्रयोग अनिश्चित वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे कुछ खाना है, पता नहीं कि क्या खाना है, निश्चिंत नहीं है यहाँ पे कि आइसक्रीम खानी है कि मिठाई खानी है, नहीं, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। वह अचानक कहीं चला गया, यह वह कौन है? राम है, श्याम है, मोहन है, सीता है, कौन है? पता नहीं चल रहा। कोई आया है, कौन आया है? तो कोई आया है गेट पर, पता नहीं चलता है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में इनमें शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराया जाता है, कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराया जाता है। जैसे स्वयं, खुद, अकेला, अपने आप आदि। इस सवाल का हल अपने आप निकालो, तो यहाँ पर इस सवाल का हल अपने आप निकालो में ये अपने आप यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। वे बातें, सारी बातें खुद समझ पाएगा, खुद समझ जाएगा, तो इसमें ये खुद क्या है?
निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम द्वारा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाया जाता है। जैसे जैसे, जो, वो, जो, सो, ये सब इसमें आता है, संबंध बताने के लिए आता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है, एक दूसरे को पूरा करने के लिए आता है कि आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कौन, क्यों और कहाँ। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल अराइज हो रहा है ना, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कारक। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। इसके 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से इट मीन्स अलग करना, संबंध का के की रा रे री संबंध स्थापित करना, अधिकरण में पर और संबोधन में हे अरे ओ। इसको याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फर्स्ट वन है कर्ता कारक किसे कहते हैं। वाक्य में कार्य करने वाला पहला व्यक्ति कर्ता होता है। उदाहरण के लिए, अजित ने सांप को मारा, तो अजित ने क्या किया, सांप को मारा। राधा ने गाना गाया, राधा ने क्या किया, तो राधा ने गाना गाया। ने जो है यहाँ पर कर्ता कारक है ना, कर्ता ने, ठीक है। सेकंड है कर्म कारक, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वही कर्म कारक कहलाता है। इसमें किसी भी वाक्य में जो उस वाक्य का कर्म का जो फल है वो कर्ता पर पड़ेगा। जैसे राम ने रावण को पीटा, तो पिटाई खाने वाला जो पर्सन है दैट इज ऑब्जेक्ट है, वही हमारा कर्म है। तनुज ने रागिनी को बुलाया, किसने बुलाया, तनुज ने। राम ने रावण को मारा, तो ये जो को वर्ड देख रहे हैं ना, ये हमारा कर्म कारक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मनोज समाचार पत्र पढ़ता है। क्या पढ़ता है, इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, क्या पढ़ता है, समाचार पत्र पढ़ता है। मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, क्यों दी, पढ़ने के लिए। इसी तरह अगला है कर्म कारक। कर्म कारक को हम साधन भी कहते हैं। जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। इसमें जो होता है, जैसे इसमें कैसे और किससे का सवाल पूछता है, इसका आपको जवाब यहाँ फाइंड आउट करके देना होता है। मैं साइकिल से बाजार गया, तो मैं किससे बाजार गया, मैं साइकिल से बाजार गया, किससे, साइकिल से। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, उसने, किसने, ठीक है। संप्रदान कारक, इसमें आपको ठीक है किसने, किसके लिए और किसको, अगर ऐसा सवाल सेंटेंस में अराइज होता है देन इट विल बी संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिससे कुछ करवाता है, कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने सीता को अपनी किताब दी, किसको दी, सीता को दी, किसको दी, सीता को दी। इलाज के लिए दिल्ली जा रहा है, कोई भी व्यक्ति है जो इलाज के लिए कहाँ जा रहा है, दिल्ली। नेक्स्ट वन है अपादान कारक। इसमें अलग होने की पद्धति को दिखाया जाता है। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, नल से पानी टपक रही है। कहाँ से? नल से। पेड़ से पत्ता गिर रहा है। इसमें अलगाव की फीलिंग को दिखाया जाता है ना, अलग होने का सेंस दिखाया जाता है, अलगाव की फीलिंग्स को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है संबंध कारक। वाक्य में आए जिन संज्ञा सर्वनामों का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनामों के साथ ज्ञात हो या उसके बारे में बताए उसे हम संबंध कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्रेया के पिता डॉक्टर हैं, तो श्रेया यहाँ पहले से संज्ञा है और उसके पापा वो भी यहाँ पर संज्ञा है, नाउन है या सर्वनाम है। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। श्रेया क्या है? श्रेया के पिता क्या है? तो वो एक डॉक्टर हैं। इनके दोनों के रिलेशनशिप को बताया जा रहा है। रोहन की बड़ी बहन निकिता है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जो क्वेश्चन अराइज होता है कब और कहाँ से होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने या उसके स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेज पर किताब रखी है। मेज पर, कहाँ पर रखी है? मेज पर। तो सवाल यही था, कब और कहाँ ये बताता है। कमरे में अंधेरा था। कहाँ अंधेरा था? कमरे में। परीक्षा मार्च में होगी। कब होगी? मार्च में होगी। संबोधन कारक और आखिरी ये हमारा है। इसमें संबोधन चिन्हों को दिखाया जाता है कि संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, पुकारने का, बेचने का संबंध संबोधन कारक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हे, अरे, ओ, ये सब वर्ड्स का यूज करके हम एग्जाम्पल्स बनाएंगे। जैसे, अरे भाई बात तो सुनो, तो अरे भाई बात तो सुनो। यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स आप देख रहे हैं, एक एक्सक्लेमेशन है। उसके बाद हे ईश्वर मार्गदर्शन करो। उसके बाद है ओ लड़के इधर आने तो बेड गंदा कर दे। आई थिंक कि इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। वी विल मीट सून। उस तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।